नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ब्रिटेन के चुनाव। आखिरकार हमारे जो ऑफ कोर्स वेरी एक्सेप्टेड, वेरी इंट्यूटिव, वेरी इमोशनल डिपार्चर जो हमने दिया है ऋषि सुनक को, वो हमेशा ही याद रहेगा। बिकॉज हम लोग को पता था कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव पार्टी ख़राब कर रही थी, लेबर पार्टी के आने के आसार दिखने लगे थे। तो अब फाइनली स्टारमर बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह की वहाँ डेमोक्रेसी है ना, वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जैसे भारत की चलती है वैसे ही है। तो इसको याद रखना है हमको। जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर बात करें, जैसे हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टरशिप होती है, वहाँ पे भी पीएम होते हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन होता है। तो वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये याद रखिएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू चलता है। यहाँ पे भी एक हेड ऑफ स्टेट होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं दे आर अ मोनर्क। ये मोनर्क है। मोनर्क कौन है? मोनर्क यानी कि ये एक पार्लियामेंट्री मोनर्की है, पार्लियामेंट्री मोनर्की। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जनसिद्ध अधिकार होता है। फ़िलहाल यहाँ पे मोनर्क कौन है? किंग चार्ल्स हैं। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, अब किंग चार्ल्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, ये कैसा सिस्टम है जिसमें मेजॉरिटी जो नंबर ऑफ़ वोट्स अगर किसी को मिल जाए, तो मेजॉरिटी नंबर ऑफ़ वोट्स किसी को मिल जाए, अगर ये नहीं है कि 50% से अधिक मिले तभी, बट हाँ अगर मान लो किसी को 10 मिले हैं तो दूसरे को 20 मिले हैं, और 20 सबसे ज़्यादा अगर 20% ऑफ दी टोटल वैलिड वोट्स हैं तो वो व्यक्ति चुना घोषित कर जाता है, वो पार्टी चुनी घोषित कर जाती है। यहाँ पे मेजरली दो पार्टीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। एक तो कंजर्वेटिव्स हैं जिनको टोरीज़ भी कहा जाता है, और यहाँ पे पर्टिकुलरली इससे ऋषि सुनक थे जो फाइनली हार गए हैं और अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हाँ, लेबर पार्टी जो कि लेबर के हितों की बहुत ज़्यादा बात करती थी, लेबर पार्टी से स्टारमर अब फाइनली चुने गए हैं और ये अब प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको बधाई भी दे दी कि भाई आप चुने गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़ हमको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो लेबर पार्टी है वो ज़्यादातर यहाँ पे इनकी जो बैटल बस है, बैटल बस होती है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक बस हायर करती हैं जर्नलिस्ट को और पॉलिटिशियंस को लेके जाती है टूर पे, 5 दिन के टूर पे, और इस 5 दिन के टूर में वो पता लगा लेती है कि किस तरह के हमारे यहाँ इमोशंस चल रहे हैं। तो पर्टिकुलरली अगर लेबर पार्टी की बात करें तो लेबर पार्टी इज़ अ पार्टी जो एक रेड बटालियन बस या रेड बैटल बस लेके चल रही थी। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, ये थोड़ी सी एलिटिस्ट पार्टी मानी जाती है, तो ये सदर्न इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट रहता है। ब्लू बैटल बस इसकी पार्टी रहती है। यहाँ पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बेटा पता है क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और ये एक ऑल्टरनेटिव सरकार भी चला रहे होते हैं। ऑल्टरनेटिव सरकार के मतलब ये है कि अगर मेजॉरिटी पार्टी गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे सामने आ जाता है, तो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट पहले से मौजूद रहती है। ठीक है, तो स्टारमर का आना भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू अभी हमारे पास क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ना बेटा, ये इस तरह का अग्रीमेंट है। वो अग्रीमेंट में क्या बात होती है कि आपकी कंट्री का मार्केट हमारे लिए खुला रहे और हमारी कंट्री का मार्केट आपके लिए खुला रहे। यानी कि अगर आप हमसे ट्रेड करना चाहें तो हम बहुत ज़्यादा इस पर किसी भी प्रकार का वो सब नहीं लगाएंगे, व्हाट यू कॉल इट, बहुत ज़्यादा इस पर टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, टैक्सेस नहीं लगाएंगे, सो दैट वी कैन मूव अहेड। इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट नाउ वी आर मूविंग ऑन, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, मेरा पेन गिर गया बताते बताते आप लोगों को। हाँ, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने की बात थी। शुरू में जब ऋषि सुनक आए थे हम बहुत खुश हुए थे कि भाई इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर है, हमारे लिए कुछ तो करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू सी कि किस तरह से वहाँ पे इंग्लैंड गवर्नमेंट जिस तरह से चलती है वो चलेगी। एक और चीज़, हाँ, जो बच्चों को हमेशा मैं बताती हूँ कि देखो कभी भी ना डिफ्रेंसिएशन में कंफ्यूज मत होना। इंग्लैंड अलग चीज़ है, इंग्लैंड इज़ अ डिफरेंट थिंग, यूनाइटेड किंगडम इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक, सब में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताऊँगी। फिर ग्रेट ब्रिटेन इज़ अ डिफरेंट थिंग,
और इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और एक और है, और क्या है पता है, ब्रिटिश आइल्स। ये डिफरेंट है। सब में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड। इंग्लैंड इज़ अ कंट्री, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन पहले बताऊंगी। ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंग्लैंड। इसमें इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। इंग्लैंड के नॉर्थ में स्कॉटलैंड है और वेस्ट में वेल्स है। यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटिश आइल्स क्या है, ये आइलैंड्स हैं ऑफ ब्रिटेन। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ROI। तो इतनी सारी जगहों पे आप देख सकते हैं, इतनी सारी जगहों पे आपको डिफ्रेंसिएशन याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो सब में मैंने डिफरेंस भी बता दिया। तो ये है स्टारमर, जिनकी फाइनली जीत हुई। लेबर पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत मिली है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहीं पर मैं आपको बता रही हूँ, ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड या ऊपर देख रहे हो, ये स्कॉटलैंड है, ये वेल्स का एरिया है, तो इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड का एरिया अगर आप जोड़ देते हो तो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को अगर आप जोड़ देते हो तो ये ब्रिटिश आइल्स हो जाते हैं। आयरलैंड अलग से कंट्री है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आयरलैंड के जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ठीक है। तो इंग्लैंड का कैपिटल क्या है, लंदन ऑफ कोर्स, जहाँ आप जाना चाहिए आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इंग्लैंड में देखो लिवरपूल बहुत फेमस है। यहाँ पे प्राइम मेरिडियन इसी के थ्रू होके जा रही है, ग्रीनविच लंदन से होके जाती है ना प्राइम मेरिडियन। आपको ये पता होना चाहिए कि बैक इन 1884 डिसाइड हो गया था कि इसको प्राइम मेरिडियन को ही हम ग्रीनविच मीन टाइम पे 0 डिग्री मेरिडियन बोलेंगे। रीज़न क्या था कि 72% ऑफ द ट्रेड वो यहीं से होता था, इस वजह से। इसके अलावा यहाँ पे इसी टाइमलाइन से, इसी लॉन्गिट्यूड से USA ने ऑलरेडी अपना टाइम सेट कर दिया था, ठीक है। तो इसको आपको याद होना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हो, ये माउंटेनस और ग्रासलैंड का काफ़ी बड़ा एरिया है। ये एडिनबरा है, ये एबरदीन है, ये स्कॉटलैंड का एरिया है बेसिकली आपका। इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, आयरलैंड और वेल्स के बीच में सेल्टिक सी है, और साउथ में इंग्लिश चैनल है। चैनल से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यूके का चुनाव था, ये आपको याद रखना है। यूके में कौन कौन आ गया, यूके में आ गया नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूके में 14 साल के कंजर्वेटिव शासन के बाद लेबर सत्ता में आ गई है। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 में से 648 सीटों के परिणाम घोषित होने के साथ लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीत ली हैं। यहाँ पे बहुमत इसी वजह से मिल गया है। भारत में कितनी सीट्स पर होती हैं, 443। वैसे तो हमारे माफ़ कीजिएगा 543, वैसे तो हमारे यहाँ 545 सीट्स होती है ना, बट उसमें से 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते हैं, इस वजह से 543 पे ही होती है। अगर लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी से 290 सीटों से आगे चल रही है, जो 20वीं सदी के बाद ब्रिटेन में किसी भी पार्टी को मिला सबसे बड़ा बहुमत है। आंकड़ों से पता चला कि चुनाव का नतीजा लेबर पार्टी के समर्थन से ज़्यादा कंजर्वेटिव पार्टी विरोधी वोट का नतीजा है। यानी यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा थी। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब जो सत्ता में हो उसे हटाना हो, और जहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा निकल के वोट करते हैं। भारत में ज़्यादातर इस समय भी प्रो इनकम्बेंसी थी, यानी कि जिसने अभी तक संभाला है देश को, उसके लिए लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं यही पार्टी वापस से आएगी। इस वजह से यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, इतनी भारी मात्रा में ऑपोजिशन को वोट्स नहीं मिले। 2019 की तुलना में लेबर पार्टी का वोट शेयर 33.9% है, मामूली 1.7 अंकों से बढ़ा है, जिसमें से ज़्यादा बढ़त स्कॉटलैंड से आई। दूसरी ओर कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर लगभग 20% अंकों की गिरावट के साथ 23.7% पर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच सदियों से एक जटिल ऐतिहासिक संबंध रहा है। भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से
1947 में स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। भारत अभी भी ब्रिटेन का कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ वो होता है जो बेसिकली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज है, फिर भी एक रिलेशनशिप रखता है, ठीक है। द्विपक्षीय संबंध 2004 में सामरिक साझेदारी के स्तर से उन्नति की ओर बढ़ रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन के कार्यकाल के दौरान और मजबूत हुआ, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 3 बार भारत का दौरा किया, 3 बार, 2010, फिर फरवरी और नवंबर 2013 में। 2015 नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे ब्रिटेन। नवंबर 2016 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा ने भारत यात्रा की थी, और उसके बाद थेरेसा जिनको इंग्लिश में कहते हैं, जो जुलाई 2016 में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश द्विपक्षीय यात्रा थी। इस यात्रा ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर बातचीत की निरंतरता भी दर्शाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2018 को लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की थी। राजनीतिक रूप से भारत ब्रिटेन के बीच संबंध ज़्यादातर बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से हुआ, यानी कि या तो ग्रुप ऑफ 20 के हिसाब से हुआ या G7 के हिसाब से हुआ, जैसे राष्ट्रमंडल राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास। अब हम चाहते हैं इनके साथ हम संबंध अपना आर्थिक रूप से भी अच्छा बनाएं। भारत यूके की 14वीं वर्चुअल संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति बैठक के दौरान मुक्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता भी पुष्ट की थी। 1947 में ब्रिटिश राज के स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी स्वयं की विदेश और राष्ट्रीय रक्षा नीति शुरू की, जो गुटनिरपेक्ष और आंदोलन की विशेषता थी, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। औपनिवेशिक अनुभव को अपने दिमाग में ताज़ा रखते हुए भारत के नीति निर्माताओं ने शीत युद्ध में महाशक्तियों के बीच फंसने के लिए यह दृष्टिकोण चुना। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री के ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देश रणनीतिक क्षेत्रों में क्षमता साझेदारी स्थापित करने, अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाने से सहमत हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल FTA के बारे में बात करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अभी कोई समन्वय नहीं बन पा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत कुछ चीज़ों पे यहाँ पे अग्री नहीं कर रहा और ब्रिटेन भी नहीं कर रहा है, जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। यदि लेबर पार्टी निर्णायक रूप से जीत जाती है तो इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक पर्याप्त रणनीतिक स्थिरता हो सकती है, पर यदि लेबर पार्टी जीत जाती तब। अब लेबर पार्टी जीत नहीं पाई। कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी, माफ़ कीजिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई है। हाँ, एक्सक्यूज़ मी, फिर से मैं इसको करेक्ट करती हूँ। अगर लेबर पार्टी जीत जाती है, जो कि जीत गई है, तो इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक दृष्टिकोण मिल जाएगा, जो कि मिल जाएगा। ऑफ कोर्स बोला जा रहा था शुरू में भी कि लेबर पार्टी के जीतने से ज़्यादा फायदा है भारत को। कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी बदल गई है, या वह पार्टी नहीं जिसका नेतृत्व उन पूर्ववर्ती जेरेमी कार्बिन करते थे, जिन्होंने कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांगी थी। अब ये सब समझ गए हैं कि भारत एक अलग सा देश बन चुका है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश बन चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि वीज़ा के लिए भी यहाँ पे इन लेबर पार्टी के साथ हम अपनी वार्तालाप बढ़ाएं, वीज़ा के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि ब्रिटेन IT और वित्तीय सेवा क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश है, इसलिए भारत का सेवा क्षेत्र इस एकीकरण से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन के राजनीतिक माहौल को देखते हुए लेबर पार्टी द्वारा वीज़ा मुद्दे पर कड़ी बातचीत किए जाने की भी संभावना है। जलवायु पर कठिन वार्ता, क्योंकि यहाँ पे असल में जलवायु परिवर्तन सबसे ज़्यादा परेशानी किसको दे रहा है, हम ही को दे रहा है। पर यहाँ पे बाकी जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत के बेसिस पे किया, वो चेंज नहीं करना चाहती हैं अपनी पॉलिसीज़ को। यहाँ पे इनको देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए जाननी ज़रूरी थी। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कुछ हम देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मेंस रिलेटेड। भारत ब्रिटेन संबंध पर चर्चा करते हुए हाल के चुनाव के परिणाम के बाद भारत अपनी प्राथमिकताओं को किस प्रकार पूरा कर सकता है, और निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, दोनों आप यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टेटमेंट्स देख लें और इसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है। यूनाइटेड किंगडम अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, सेल्टिक सागर और आयरिश सागर से घिरा है। यूके में ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, आयरलैंड द्वीप का उत्तर पूर्वी भाग है और ब्रिटिश द्वीपों के अधिकांश क्षेत्रीय द्वीप यहाँ शामिल है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी ही मिलते हैं वापस से। टेक केयर।